हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और पेपर आज डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कल तुम्हारा पेपर है BESE 141 का शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये पेपर होने वाला है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स टोटल होंगे। ये पार्ट जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये क्वेश्चन पेपर, और तीनों में से आपको क्वेश्चन करने हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको 12 नंबर के मिलने वाले हैं, कुछ इसमें पूरी डिटेल दी हुई है, ज़्यादा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें है खंड आ से किन्हीं 2 खंड, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें से कोई 2 करने हैं, सेकंड में से कोई 4 क्वेश्चन करने हैं, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उस पार्ट है उसमें से कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन की कि संचार को परिभाषित कीजिए। विभिन्न प्रकार के संचारों की उपयुक्त उदाहरणों द्वारा परिचर्चा कीजिए। कि सबसे पहले तो आपको बताना है कि संचार क्या होता है, उसके बाद अलग अलग तरह के कितने तरह के संचार होते हैं, किस तरह से उनका एजुकेशन में यूज होता है। ठीक है, वो उस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संचार होता क्या है। संचार क्या होता है? कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, एक्सचेंज ही करते हैं ना हम लोग। क्या एक्सचेंज करते हैं? आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स, ठीक है, और मैसेज। यही तो करते हैं ना हम, एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप थ्रू वर्ड्स, जेस्चर्स और बिहेवियर। तो कहने का मतलब है कि संचार वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या फिर व्यक्ति समूह आपस में विचार, जानकारी, थॉट्स, विचार, फीलिंग्स, अपनी भावनाएं और मैसेज, संदेश। तो ये जो भी हम शेयर करते हैं वो शब्दों के ज़रिए, संकेतों के ज़रिए और अपने जो जेस्चर होते हैं हमारे हाव भाव, उनके ज़रिए हम अपने व्यवहार के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं ये एक तो आपसी समझ और जो हमारे जो रिलेशन होते हैं उनको और ज़रा स्थापित करने में, बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप्स के में भी ये सहायक होता है। तो अब कितने प्रकार के होते हैं इस पर बात कर लेते हैं हम। ये तो हमारी परिभाषा हो गई कि संचार वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या व्यक्ति समूह आपस में विचार, जानकारी, भावनाएं, मैसेजेस, संदेश, ये इन सबको हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। किन के ज़रिए? शब्दों के ज़रिए, संकेतों के ज़रिए, हाव भाव और व्यवहार के माध्यम से। और ये जो होता है दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप्स। इतना सा आपने परिभाषा में लिखना है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, कि संचार के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, संचार के प्रकार लिखेंगे हम। फर्स्ट होगा हमारा वर्बल, मतलब मौखिक संचार। इसका मतलब होता है जो हम बोलकर, जो हम मुंह से बोलकर जो बातें करते हैं, जो मैसेजेस पहुंचाते हैं, जो भी अपना संदेश देते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, वर्बल के बारे में। वर्बल में क्या होता है कि ये जो संचार होता है ना, जो वर्बली जिसमें हम बात करते हैं, इसमें बोले गए, लिखे गए जो शब्दों का यूज़ होता है। ठीक है, और ये सबसे सामान्य प्रकार का एक इट्स अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वर्बल में तो सिर्फ यही हो गया सीधा सीधा कि जो बोले गए शब्द होते हैं, जो लिखे गए शब्द होते हैं, उनके ज़रिए हम सब इस संचार का यूज़ करते हैं। और सबसे कॉमन होता है ये मौखिक, जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल्स में अगर आप एग्जांपल अगर लिखना चाहो, वैसे तो लिखोगे तो अच्छी बात है, जैसे टॉकिंग टू अ फ्रेंड। ठीक है, टॉकिंग टू अ पर्सन। और आप लिख सकते हैं कि गिविंग अ स्पीच। ठीक है, स्पीच देते हैं जैसे। एंड राइटिंग अ लेटर। ये हम लिखकर, जब हम लेटर लिखते हैं तभी हम इस संचार का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लिखकर अपनी जो भावनाएं हैं, मैसेज है, संदेश है, कुछ भी है, वो हम लिखकर उसको आगे भेज रहे हैं, किसी को बता रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अमौखिक संचार, नॉन वर्बल। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होते हैं, वो संचार होते हैं जो बिना बोले होते हैं।
ठीक है, बिना बोले, इसमें अमौखिक आ गया ना, मतलब बिना बोले जो संचार का यूज़ होता है, या जिसमें हम अपने शारीरिक भाषा के ज़रिए, चेहरे के हाव भाव और आँखों से, ठीक है, ये चीज़ों के ज़रिए हम अपने जो मैसेजेस हैं, अपने जो कहने का मतलब है कि इनके ज़रिए हम अपनी भावनाएं दिखाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए बिना बोले, जिसमें क्या होता है, शारीरिक भाषा जो होती है, जो जेस्चर होता है, ठीक है, जेस्चर के ज़रिए जो चेहरे के भाव होते हैं, चेहरे के भाव के ज़रिए, अब मान लीजिए मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मेरे चेहरे से के हाव भाव से पता चल जाएगा कि आई एम फीलिंग एंगर, आई एम एंग्री। और दूसरा होता है कि आँखों से, आँखों के ज़रिए क्या होता है, आँखों से अगर आप मान लीजिए आप हैप्पी हैं, तो आपकी आइज़ की जो शेप होती है, वो आइज़ में जो ब्राइटनेस आती है, उससे पता चल जाता है कि यू आर हैप्पी। तो ये कुछ जेस्चर होते हैं जिनमें बिना बोले ही आप अपने मैसेज जो है वो बता देते हैं। जैसे स्माइलिंग, स्माइल होती है, ठीक है, स्माइल क्या होता है, स्माइलिंग इज़ टू शो हैप्पीनेस, है ना। तो बस आपने मुस्कुरा दिया तो सामने वाले तक मैसेज चला जाता है कि आप हैप्पी हैं, आप अपनी खुशी दिखा रहे हो। फिर अब मान लीजिए नोडिंग हेड, नोडिंग हेड, जैसे हम सर हिलाते हैं ना, मान लीजिए आपको कुछ समझ में आ गया, तो आप जैसे टीचर होते हैं, क्लास में आपके टीचर होते हैं, आपको पढ़ा रहे होते हैं, तो जब आपसे पूछते हैं कि आपको समझ में आ गया, आप सर हिला देते हो, दैट इज़ नोडिंग, है ना। तो ये बताने के लिए, सहमति दिखाने के लिए कि यस यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक है, आपको समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम विजुअल या फिर दृश्य संचार, ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन, दृश्य संचार, विजुअल कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं, इसमें, इस संचार में चित्रों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, ग्राफ, ठीक है, इनके माध्यम से जो है इस संचार में ये सारे माध्यम यूज़ होते हैं। इनके ज़रिए आप अपने मैसेज जो है उनका संप्रेषण करते हैं। और चित्र के माध्यम से पिक्स होती हैं, संकेत हो गए, ग्राफ हो गए, इनके ज़रिए संदेश जो है वो आसानी से समझाया जा सकता है। अब मान लीजिए आपको कोई ट्री के बारे में बताना है, आप बच्चों को ट्री के बारे में बता रहे हैं, तो आप बोलने के बजाय अगर आप ट्री बना देंगे, हालांकि मेरा ट्री थोड़ा सा गंदा बन गया, तो ट्री आप ये पिक्स के ज़रिए बता सकते हैं, संकेतों के ज़रिए बता सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कोई डायरेक्शन पूछ रहा है, तो आप संकेत करके बता सकते हैं कि दिस और दैट, जो भी आप रास्ता पूछ रहा है कोई, ठीक है। ग्राफ के ज़रिए आप, अगर मान लीजिए आप कॉमर्स के बच्चे हैं, तो आप ग्राफ के ज़रिए आप अपना कोई भी क्वेश्चन समझा सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप अपना जो मैसेज है उसको आप कन्वे कर सकते हैं। सो द विजुअल कम्युनिकेशन, दिस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ विजुअल्स लाइक पिक्चर्स, ग्राफ्स, साइंस एंड चार्ट्स टू कन्वे मैसेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, ठीक है ना, ट्रैफिक सिग्नल, और सेकंड है बार चार्ट्स होते हैं और ग्राफ्स होते हैं, ओके। कुछ होते हैं जैसे होर्डिंग्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, पोस्टर्स पे पिक्स बनी होती है, मोबाइल ऐप्स के आइकन होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अब ट्रैफिक सिग्नल में क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल में रेड, ग्रीन और ऑरेंज, येलो, ये लाइट्स होती हैं। इन लाइट्स का अपना एक इम्पोर्टेंस होती है, एक मैसेज देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो स्मूथली चलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फोर्थ आप लिखेंगे औपचारिक संचार। औपचारिक संचार मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ अ स्ट्रक्चर एंड टेक्स प्लेस इन प्रोफेशनल सेटिंग्स। ये जो संचार होता है, इसका जो एक स्ट्रक्चर होता है, ये मेनली कहाँ पर होता है, जैसे ऑफिस हो गए, स्कूल हो गए, ठीक है, यहाँ पर इस संचार का यूज़ होता है। एंड दैट दिस कम्युनिकेशन फॉलोज रूल्स, इसके अपने रूल्स होते हैं, एंड प्रोसीजर, ठीक है। जैसे ऑफिशियल मीटिंग्स हो गई, एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे तो ऑफिशियल मीटिंग्स और कंपनी मेमोज, कंपनी के
ज्ञापन, जो ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं और जो कंपनी के ज्ञापन वगैरह होते हैं वहाँ पर ये यूज़ होता है। देन 5th हम लिखेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संचार। अब ये जो संचार है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इट हैपन्स कैजुअली अमंग फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स विदाउट फॉलोइंग एनी रूल्स। मतलब ये जो अनौपचारिक संचार है ये संचार होता है दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ठीक है, और कलीग्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए आपके, और फैमिली तो खैर हो ही गई। कैजुअल जो एक कैजुअली होता है, मतलब इट हैपन्स कैजुअली अमंग फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स विदाउट फॉलोइंग एनी रूल्स। यहाँ पर कोई नियम नहीं होता है, ठीक है, विदाउट एनी नियम, विदाउट एनी रूल। तो इसमें सीधा सीधा कहने का मतलब ये है ना कि इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है ना, अनौपचारिक संचार, उसमें कोई नियम नहीं होता है। नियम का मतलब हो गया जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, जो फॉर्मल जहाँ पर कम्युनिकेशन होता है, जहाँ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। ऑफिस की मीटिंग्स में देखा होगा आपने, कंपनी मेमोज में देखा होगा, स्कूल्स की जो, मान लीजिए आप प्रिंसिपल से अगर मीटिंग करने जा रहे हैं तो स्कूल की जो मीटिंग्स होती हैं बाकायदा, उसमें आप हंसी मजाक नहीं कर सकते, आप बिल्कुल इनफॉर्मली बातचीत नहीं कर सकते। उसके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, आपको उसी के अंडर रहते हुए ही वहाँ पर आपको बातचीत करनी होती है। बट जो इनफॉर्मल होती है ना, उसमें कोई रूल नहीं होता। आप दोस्तों के साथ हंसी मजाक भी करते हो, आप लड़ाई झगड़ा भी करते हो, फैमिली में भी हर तरह की बातें होती हैं, हंसी मजाक भी होता है, रूठना मनाना भी होता है, सब कुछ होता है। तो वहाँ पर ना कोई नियम नहीं होता है, वो सीधा सीधा मतलब एक इनफॉर्मल होता है। बस आपको बात करनी है, आपको अपने मैसेज देने हैं, जो भी है वो सब इनफॉर्मल वे में चलता है, कोई विदाउट एनी नियम कानून, ठीक है। अब जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, वो भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है। इसके बाद हम निष्कर्ष लिख लेंगे अपना, ठीक है। निष्कर्ष में लिखेंगे कि संचार जो है, जो कम्युनिकेशन जो है, वो मनुष्य के जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मौखिक हो या अमौखिक हो, ठीक है, इनफॉर्मल हो और फॉर्मल हो या फिर जो भी हो, विजुअल हो, इन सारी चीज़ों के ज़रिए आप ये जो हम अपनी बातें कहते हैं दूसरों को समझाने में, और एक टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, उसमें ये हेल्प करती है कम्युनिकेशन। बस इतना सा आपको लिखना है, आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एक और होने वाला है वो है शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान की रचना में ICT की भूमिका का वर्णन करें। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ICT का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ICT का मतलब है इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में क्या रोल है और स्टूडेंट्स के लिए क्या रोल है, उनके ज्ञान को बढ़ाने में जो ये ICT है इसका क्या रोल है, किस तरह से यूज़ होती हैं और क्यों इनका यूज़ करना चाहिए, वो सारी बातें हम इसमें करेंगे। तो ICT का पूरा नाम हो गया सूचना एवं और संचार तकनीक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या क्या आता है आप लोगों को पता होगा, कंप्यूटर, इंटरनेट, ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं मुझे, स्मार्ट फ़ोन हो गए, स्मार्ट वॉचेज़ हो गए, मोबाइल्स हो गए, ठीक है, और जितनी भी एजुकेशनल ऐप्स होती हैं और जितने भी डिजिटल आप बोल सकते हैं इसको रिसोर्सेज हो गए, वो सारे इसमें शामिल है। और आज की एजुकेशन में तो ICT की बहुत सारी भूमिका है। सबसे बड़ा एग्जांपल तो तुम्हारे सामने ही हो कि तुम इसी के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए ही पढ़ाई कर रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, तुम सीख रहे हो, तो सबसे बड़ा रोल तो यही हो गया। और ये सारी चीज़ें जो है एजुकेशन को प्रभावी बनाती है और एक तरह से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए रास्ते आसान करती है पढ़ने के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे ज्ञान निर्माण में ICT की क्या भूमिका है। सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा सूचना की पहुंच, कि सूचना की पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे जाए। तो ICT के माध्यम से होता क्या है कि विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को इंटरनेट, जो डिजिटल लाइब्रेरीज होती हैं और जितने भी एजुकेशनल ऐप्स होते हैं, ठीक है, उनसे
बहुत सारी जानकारी मिलती है, वो अलग अलग सब्जेक्ट की जानकारी ले सकते हैं और अपने जो नॉलेज है उसको आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। यू कैन बिल्ड योर नॉलेज। ठीक है, तो आईसीटी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब आपको जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि कुछ लिमिटेड ऑफलाइन की मैं बात कर रही हूँ, उस टाइम में जब लाइब्रेरीज होती थी तो वहाँ तक हर किसी की पहुँच नहीं होती थी। बट जब हम ये डिजिटल वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, डिजिटल की, इंटरनेट की, इन सारी चीज़ों की, तो आजकल देखो सबके पास स्मार्टफ़ोन है, सबके हाथ में फ़ोन है, इंटरनेट है, डेटा है, सब कुछ है। जिसको जो जानकारी चाहिए वो मिनटों में वो ले सकता है। पर पहले ऐसा नहीं था। उसके पहले अगर आपको लाइब्रेरी जाना है तो आपको बहुत सारा रास्ता तय करके जाना होता था, टाइम लगता था, एनर्जी लगती थी, मनी लगता था। मनी तो अब भी लगता है, लेकिन एक तरह से काफ़ी सारा टाइम और एनर्जी बच गई। कहने का मतलब ये कि चीज़ें आसान हो गई हैं, सीखना आसान हो गया है, और जो सूचना है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अब पहुंच पाती है। सेकंड है इंटरैक्टिव लर्निंग, मतलब संवादात्मक सीखना। इसमें क्या करेंगे कि आईसीटी जो है दैट इट्स अ टूल लाइक सिमुलेशंस, एनिमेशंस, वर्चुअल लैब मेक्स लर्निंग मोर इंटरैक्टिव और एंगेजिंग। स्टूडेंट्स understands complex topics easily and can apply their knowledge in real life situations. For example, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो आईसीटी ये जो टूल हैं, ये आप इनसे जो पढ़ाई जो है वो समझने में और इंटरेस्टिंग तो हो ही जाती है। जैसे सिमुलेशन हो गया, एनिमेशन हो गया, ठीक है, एनिमेशन के ज़रिए, और वर्चुअल लैब से भी पढ़ाई और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। खाली बुक से अगर मान लीजिए आप पढ़ते रहेंगे तो वो एक स्टेज ऐसी आती है कि आप यू स्टार्ट फीलिंग बोरिंग। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो टूल्स हैं, एनिमेशन हो गया, सिमुलेशन हो गया, वर्चुअल लैब हो गया, इनसे पढ़ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और चीज़ें समझने में आसानी से समझ में आ जाती है। इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो टफ़ सब्जेक्ट होते हैं, टफ़ सब्जेक्ट्स को भी आसानी से समझ पाते हैं। थर्ड पॉइंट है सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग। आईसीटी में के माध्यम से स्टूडेंट जो है एक साथ ही ऑनलाइन ग्रुप्स, जैसे कोरोना के टाइम में पढ़ाई की थी ना तुम लोगों ने, ऑनलाइन ग्रुप में उसमें काम कर सकते हैं। जैसे गूगल हो गया, ठीक है, जूम मीटिंग्स होती हैं ना, और अदर प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं। इससे वो एक दूसरे से सीखते भी हैं और मिलकर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी समस्याओं के हल भी ढूंढते हैं। ठीक है, तो आईसीटी जो है विद द हेल्प ऑफ दिस आईसीटी स्टूडेंट्स कैन वर्क टुगेदर यूजिंग टूल्स लाइक गूगल डॉक्स हो गया, जूम, ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म्स हो गए। सो all these things help them to share ideas, solving problem together and learn from each other. फोर्थ लिखेंगे सेल्फ पेस्ड लर्निंग। ठीक है, स्वगति से सीखना। अब इसका क्या मतलब होता है? स्वगति का मतलब होता है कि विद्यार्थियों को अपनी स्पीड से, हर स्टूडेंट की अपनी एक स्पीड होती है पढ़ने की, समझने की। तुमने देखा होगा जब आप स्कूल में थे या कॉलेज में भी हो, तो तुम्हारी क्लास में कुछ बहुत फास्ट लर्नर होंगे, कुछ थोड़े से स्लो लर्नर होंगे। तो इंटरनेट की वजह से या फिर आईसीटी की हेल्प से उन बच्चों को या फिर हर बच्चे को अपनी गति से, अपनी स्पीड से पढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है, अवसर देती हैं ये चीज़ें आईसीटी। वो जब चाहे तब पाठ अपना एजुकेशनल जो लेसन्स होते हैं वो देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से, अपने क्षमताओं के अनुसार। इससे होता क्या है ना कि उन्हें और भी ज़्यादा बेहतर और आत्मनिर्भर एजुकेशन मिलती है, मतलब दैट मेक्स लर्निंग मोर पर्सनलाइज्ड एंड इफ़ेक्टिव। फिफ्थ पॉइंट में हम लिखेंगे क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है, विद स्टूडेंट्स को जैसे प्रोजेक्ट बनाना
और प्रेजेंटेशन देना, सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन ढूंढने में भी हेल्प करता है, और उनको ये सोचने में कि जो उनकी अपनी सोचने की क्षमता होती है और उसकी जो क्रिएटिविटी होती है उसको भी बढ़ाता है, साथ साथ ही प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी और इम्प्रूव करता है। 6th पॉइंट लिखेंगे हम, फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। ये जो ऑनलाइन टूल्स होते हैं ना, ये जब कुछ भी ऑनलाइन सीख रहे होते हो कुछ भी, ठीक है, तो फटाफट से ना फीडबैक दे देता है। अगर मान लीजिए आप कुछ सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो और उसका जो आंसर है वो गलत आ रहा है, तो आपको उसी टाइम पता चल जाता है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, और स्टूडेंट्स को ये मौका मिल जाता है कि वो उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं कुछ भी सीखने में, और उस गलतियों को वो अपना सुधार सकते हैं। तो ऑनलाइन टूल्स और ऐप्स जो है वो स्टूडेंट्स को फीडबैक दे देते हैं, जिससे वो अपनी गलतियाँ जल्दी समझकर जल्दी से उसमें सुधार कर पाते हैं, इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे अपना निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको यही बताना है कि ज्ञान के निर्माण में जो ICT हैं उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये पढ़ाई को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है और प्रभावी बनाता है स्टूडेंट्स के लिए, उसको थोड़ा इजी बना देता है, सुविधाजनक बनाता है। और अगर सही इसका यूज़ किया जाए तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को क्रिएटिव रूप में और ज़्यादा कुशल बनाते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं और रचनात्मक बना सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का मौका मिलता है ICT के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक है, ब्लेंडेड लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताना है, और इसको अगर हिंदी में बोले तो मिश्रित अधिगम की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर आता रहता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रो लिख देंगे। इंट्रो में क्या लिखेंगे, जो मिश्रित अधिगम है। मिश्रित अधिगम का मतलब होता है कि एक ऐसी शिक्षण विधि जिसमें एक तो पारंपरिक कक्षा, ठीक है, कक्षा शिक्षण पूरा लिख देती हूँ, और दूसरा होता था ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, इन दोनों को एक साथ मिलाकर जोड़ा जाता है, ये वो शिक्षण विधि है। ब्लेंडेड लर्निंग इज़ अ मेथड ऑफ एजुकेशन दैट कंबाइंस ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग विद ऑनलाइन एजुकेशन लर्निंग। ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड। आप लिख सकते हो इसको भी हाइब्रिड लर्निंग, इसको हाइब्रिड लर्निंग भी कहते हैं। इस मॉडल में होता क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ एजुकेशनल जो कंटेंट होता है उनको अपने स्कूल में जो टीचर हैं उनके साथ सीखते हैं, और जो बाकी की सामग्री होती है ना वो इंटरनेट के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, ऐप्स और जितनी भी वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से ऑनलाइन वो सीखते हैं। थोड़ा सा और मैं इसको आसान भाषा में बताना चाहूँ तो आप पहले वर्ड को देखो क्या लिखा है, मिश्रित। मिश्रित मीन्स मिक्स, अधिगम लर्निंग। तो दो चीज़ों को मिला के या दो चीज़ें मिक्स करके एक जो आप कुछ सीख पाते हैं उस प्रोसेस को या उस लर्निंग को बोलते हैं मिश्रित अधिगम, ब्लेंडेड लर्निंग, जिसमें दो चीज़ें होती हैं। पारंपरिक कक्षा जैसे कि हमेशा होता है, जैसे हम स्कूल जाते हैं वो एक पारंपरिक कक्षा शिक्षण एजुकेशन वाला सिस्टम होता है, और दूसरा होता है ऑनलाइन। इन दोनों को मिलाकर ही जो है वो ब्लेंडेड लर्निंग मतलब एक मिश्रित अधिगम बन जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है कुछ अपनी बुक्स वगैरह लेकर आते हैं, उसके साथ सीखते हैं अपने टीचर के साथ। बाकी चीज़ों में जितनी भी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इंटरनेट हो गया, वीडियोज़ हो गए, ऐप्स हो गए, ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम्स के माध्यम से ऑनलाइन सीखते हैं। ये जो विधि है ना, ये विधि आमने सामने एजुकेशन शिक्षण जिसको बोलते हैं, और ई लर्निंग ये दोनों ही फ़ायदे देती है। एक तो आमने सामने फेस टू फेस, ठीक है, जो टीचिंग होती है वो, और प्लस ई लर्निंग, दोनों ही तरह से लाभ जो है बेनिफिट देती है। स्टूडेंट अपनी गति से सीख सकते हैं, किसी भी समय अपनी जो अध्ययन सामग्री मतलब जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको रिवाइज़ कर सकते हैं,
ठीक है। और जो टेक्निकल चीज़ें हैं जितनी भी, उनके माध्यम से जो अधिगम जो एजुकेशन लर्निंग है उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। स्टूडेंट्स के साथ साथ जो टीचर्स हैं वो भी जो डिजिटल टूल हैं उनकी हेल्प से जो स्टूडेंट हैं उनका जो प्रदर्शन है, उनकी जो क्षमता है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, तुरंत फीडबैक दे सकते हैं। अब कुछ टाइप्स हैं जो ब्लेंडेड लर्निंग के लिए जो हमने जो बात करी है यहाँ पर, उसकी कुछ और हम इसके पार्ट्स की बात करेंगे। लर्निंग मॉडल्स की कुछ टाइप्स हैं जो नेक्स्ट हम लिखेंगे। ब्लेंडेड लर्निंग के प्रकार, ब्लेंडेड लर्निंग के कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहले रोटेशन मॉडल। रोटेशन मॉडल में क्या करेंगे आप कि विद्यार्थी जो स्टूडेंट है वो एक तय समय अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षा में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक टाइम यूज़ किया, फिक्स किया, उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीक़ों से सीख सकते हैं। फ्लैक्स मॉडल होता है कि अधिकांश या मोस्टली जो एजुकेशन होती है वो ऑनलाइन होती है इसमें, और जो टीचर्स होते हैं वो बस एक गाइडेंस के लिए ही उपलब्ध होते हैं। ठीक है, एजुकेशन ऑनलाइन होगी और जो टीचर्स होंगे वो सिर्फ गाइडेंस करेंगे। ठीक है, फिर है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम होते हैं कि जो स्टूडेंट है वो घर पर, जैसे आप लोग देख रहे हैं ना वीडियो देखते हैं, अदर जो मीडियम है पढ़ने के वो देखते हैं, और अपनी जो क्लास है उसमें आप चर्चा करते हैं, उस सब्जेक्ट पर अभ्यास करते हैं, बात करते हैं, वो होता है फ्लिप्ड क्लासरूम। एनरिच्ड वर्चुअल मॉडल, मेनली जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है ना वो तो ऑनलाइन ही होगी। जो यहाँ पर जो मेन पढ़ाई होती है वो ऑनलाइन होती है, साथ साथ कभी कभी आमने सामने कक्षाएं भी हो जाती हैं, फेस टू फेस। मतलब मेन यहाँ पर ऑनलाइन तो क्लासेस होती हैं, एजुकेशन ऑनलाइन ली जाती है, बट कभी कभी फेस टू फेस जो क्लासेस होती हैं वो भी ले ली जाती हैं। इसके बाद हम लिखेंगे बेनिफिट्स। इसके क्या लाभ है, क्या बेनिफिट्स है ब्लेंडेड लर्निंग के। सबसे पहला तो हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट हमारा व्यक्तिगत सीखने का अनुभव। जो बेनिफिट्स हैं, आप अपने मर्ज़ी से कुछ भी सीख पाते हैं। जो इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट्स का उसमें वृद्धि होती है। संसाधनों की उपलब्धता, जितने भी संसाधन होते हैं पढ़ने के, चाहे वो आप कुछ भी सीख रहे हो, आप कुकिंग सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी आप बनना चाहते हो, आप ड्राइंग सीख रहे हो, स्केचेस सीख रहे हो, तो उनके लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है वो आसानी से मिल पाते हैं। समय का सदुपयोग हो पाता है यहाँ पर। ठीक है, आपके पास जो टाइम है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, नई नई चीज़ें सीख कर, नए अपने जो इंटरेस्ट है उनको और अच्छे से इम्प्रूव करने का आपको माध्यम के ज़रिए आप उसको और अच्छा निखार पाते हैं। डिजिटल कौशल का विकास हो जाता है। ठीक है, इसके कुछ चैलेंजेस भी आते हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। चैलेंजेस में देखो सबसे पहला तो यही आता है कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की जो उपलब्धता है वो ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो फिर ये जो सारी चीज़ें हैं उनका कोई मायने नहीं रह जाता है। सेकंड है जो डिजिटल साक्षरता, डिजिटल एजुकेशन। अगर मान लीजिए लोगों को डिजिटल के बारे में पता ही नहीं है, वो डिजिटली किसी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो उनको ना डिजिटल की भी एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, अगर हो पाएगी तो ही लोग जो हैं इस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। अब जैसे गांव है, गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ है, तो अगर मान लीजिए उनको पेटीएम यूज़ करना है, वो पेटीएम यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो गूगल सर्च नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जो डिजिटल साक्षरता है उसकी ज़रूरत है। थर्ड है अच्छी योजनाएं और सहयोग की आवश्यकता। ठीक है, सहयोग और योजनाओं की ज़रूरत है ताकि इन चीज़ों का यूज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुँच तक जाए। फिर निष्कर्ष लिख लेंगे हम। निष्कर्ष में लिखेंगे कि आज के समय में स्कूल, कॉलेज और कंपनीज जो हैं उनमें ब्लेंडेड लर्निंग जो है उसका जो यूज़ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये स्टूडेंट्स को डिजिटली दुनिया के लिए तो तैयार करता ही है और उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाता है। बस इतना करना आपने। चलिए, वीडियो कंप्लीट हमारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।